नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, आज है 2 अक्टूबर और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज हमारे राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी का 151वां जन्मदिन है। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं गांधी युग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गांधी ईरा, जो कि हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन माना जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे आपका आने वाला रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी का कोई भी एग्जाम या फिर आपका यूपीएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, इस सेक्शन से 30 से 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनते हैं। हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन शुरू किए गए या फिर जितने भी उनके सफल आंदोलन रहे, संविधान बनाने में उनकी यानी कि जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो सभी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है, अगर आज का ये लेक्चर आप बिल्कुल शुरू से और आखिर तक देख लेते हो तो फिर ये आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा। आपको हिस्ट्री का ये सेक्शन कभी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलने वाले हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी की लाइफ के बारे में कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि यहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जीएस का मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ज्योग्राफी के अंदर सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल डिटेल से समझाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी का जो रियल नेम है, वास्तविक नेम है, वैसे सब लोग इन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो फुल नेम है वो है हमारा मोहनदास करमचंद गांधी। जो इनका करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, इसलिए इनका पूरा नाम हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। जब आप इनके नाम को कहीं पर भी सर्च करोगे गूगल वगैरह पर, तो इनके नाम के सामने इंडियन लॉयर्स लिखा आएगा, क्योंकि ये एक वकील थे, एडवोकेट थे, इंडियन लॉयर। तो ये इनकी पर्सनैलिटी, कोई पॉलिटिशियन वगैरह कुछ नहीं लिखाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग इनको पॉलिटिशियन समझने लग जाते हैं। नहीं, ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये एक साधारण वकील थे, जो कि बहुत ही पॉपुलर वकील थे, साधारण तो नहीं थे। ठीक है। जो इनका जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये आप गुजरात का मैप देख सकते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे गुजरात का मैप। यहां पर ये पोरबंदर पड़ता है, यहां पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जो कि अहमदाबाद से लगभग 394 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे लोग को नहीं पता होगा, लेकिन आप समझ लीजिए। अब उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये देखिए, ये महात्मा गांधी जी की यानी कि यंग एज की ये उनकी एक इमेज है, जहां पर वो अपनी वाइफ के साथ खड़े हुए हैं। उनकी जो धर्म पत्नी का नाम था वो कस्तूरी बाई था, ये उनकी फोटो है। साथ ही उनकी माता का नाम था वो पुतली बाई, उनकी माता का नाम था। काफी सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी वाइफ का नाम और उनकी मदर के नेम में, मदर का नाम था पुतली बाई, वाइफ का नाम कस्तूरी बाई। याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि फादर की तस्वीर है, जो कि फादर का नाम करमचंद गांधी था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो गांधी जी की लाइफ से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, जैसे कि उनके बेटों का नाम, उनके भाइयों का नाम क्या था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बताने के तो 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है। हम यहां पर फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर लिखा हुआ है 6 सितंबर 1888 यानी कि 6 सितंबर 1888 को महात्मा गांधी जी ने पोरबंदर छोड़ दिया था 18 साल की उम्र में, और वो बॉम्बे चले गए थे। फिर बॉम्बे से वो लंदन चले गए थे। क्यों? क्योंकि वैसे उनकी शादी हो चुकी थी 18 साल की एज से पहले ही। उन्होंने फैसला किया था कि वो भी लॉ की पढ़ाई करेंगे, यानी कि एक एडवोकेट वकील बनेंगे। उनके बड़े भाई ऑलरेडी वकील थे, तो उन्होंने भी फैसला किया, इसलिए उन्होंने गुजरात पोरबंदर छोड़ दिया और वो लंदन शिफ्ट हो गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया। हालांकि उनके परिवार की हालत इतनी ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन फिर भी इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी जुगाड़ करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, लॉ की, लंदन में जाकर। ये उनकी तस्वीर थी, आप देख रहे हैं, यंग एज की, 18 साल की उम्र में। तो फ्रेंड्स, इनके साथ एक सीन हुआ था, इन्होंने अपनी कंप्लीट पढ़ाई कर ली, ठीक है, लॉ की पढ़ाई कर ली। ये जा रहे थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक जगह पड़ती है पीटरमैट्रिजबर्ग, वहां का एक रेलवे स्टेशन था, जहां पर ये ट्रेन में चढ़ रहे थे, लेकिन इनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया था। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये इनकी रियल इमेज है उस टाइम की, ठीक है। इनको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया था, इनको ट्रेन में यात्रा नहीं करने दी थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। रेलवे स्टेशन का नाम था पीटरमैट्रिजबर्ग रेलवे स्टेशन, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। लेकिन अगर आप अब देखो, पीटरमैट्रिजबर्ग में ही गांधी जी का एक ब्रोंज स्टैचू है साउथ अफ्रीका के अंदर। देख रहे हो टाइम का चेंज, एक दिन उनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया और आज वहां पर इनका एक ब्रोंज स्टैचू है उसी जगह पर।
ठीक है। जब इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू की, इन्होंने फैसला किया कि वो अपना जो करियर है लॉ का, यानी कि वकील का, एडवोकेट का, वो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो इनका एक कजिन था जिस 1893 अप्रैल 1893 में गांधी जी की एज हो चुकी थी 23। इनका एक कजिन था जिसका नाम था अब्दुल्ला, ठीक है। उनका एक केस चल रहा था अफ्रीका में, तो ये अफ्रीका गए थे 23 साल की उम्र में और अपना लॉ का करियर उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था। उनका केस लड़ा था इन्होंने पहली बार, यहां से इनका लॉ का करियर शुरू होता है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, उसी टाइम की तस्वीर है इनकी यंग एज की, जब ये 23 ईयर्स के थे। तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में इनके साथ काफी सारी चीजें हुई थी, जैसे कि साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। जो इंडियंस थे उनको फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं थी, साथ ही वो रेस्टोरेंट वगैरह में खाना नहीं खा सकते थे बैठ के, ट्रेन में उनको नहीं जाने देते थे, साथ ही साथ बैठते नहीं थे इंडियंस के साथ। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इसी चीज को दूर करने के लिए, इसी भेदभाव को दूर करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन अफ्रीका में किए थे। बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन अफ्रीका में किए थे। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन केवल इंडिया में किए थे, नहीं, उन्होंने पहले सत्याग्रह अपना चुके थे वो साउथ अफ्रीका में। उसका एक्सपीरियंस लेकर उसके बाद ही उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारे सत्याग्रह किए। तो पहले इस भेदभाव को दूर करने के लिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इन सत्याग्रह का एक्सपीरियंस कर चुके थे, वहां सफल रहे थे, इसीलिए इन्होंने यहां पर भी इनका अहिंसा सत्याग्रह स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये इनकी तस्वीर थी 23 साल की उम्र की। उसके बाद साउथ अफ्रीका के बाद ये इंडिया में लौटे, कब? 1915 में इन्होंने इंडिया वापस ये आ चुके थे कि अब अपने देश को सुधारना है। पता था अंग्रेज शासन कर रहे हैं भारत के अंदर, कोई संविधान भारत का नहीं है, इंडियंस के ऊपर काफी दुर्व्यवहार किया जा रहा है इंडियंस के साथ। तो इंडिया को बदलने के लिए इन्होंने फैसले लिया कि अब ये भारत वापस जाएंगे। 1915 में ये भारत वापस लौट गए, तब की ये उनकी फोटो है जब ये भारत आए थे। भारत आते ही इन्होंने अपना गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके विचारों से, वो एक अहिंसावादी थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसीलिए उनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित थे, काफी ज्यादा मोटिवेट थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी जी। इसलिए इन्होंने अपना गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मान लिया और इनके शिष्य बन गए, उनके विचारों को सीखने लगे, उनसे शिक्षा प्राप्त करने लग गए, ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आगे चलकर 1915 में ही इन्होंने एक आश्रम की दी। इंपोर्टेंट टर्म है, मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद में एक आश्रम, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में एक साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम का भी निर्माण करवाया 1915 में ही, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से आज जाना जाता है। ये न्यू लुक है आश्रम का, ठीक है, जो कि अहमदाबाद में, जिसका निर्माण महात्मा गांधी जी द्वारा ही किया गया था 1915 ईस्वी में। फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा चल रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनके विचार सीख रहे थे महात्मा गांधी जी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद 1917 में, 2 साल बाद, उनकी लाइफ में एंट्री होती है राजकुमार शुक्ला, जो कि एक बिहार के जिले चंपारण पड़ता है बिहार में एक जिला, उसके एक छोटे से फार्मर यानी कि किसान थे, उनकी लाइफ में इनकी एंट्री होती है और उनकी लाइफ एकदम बदल जाती है। उस टाइम तक वो एक साधारण वकील थे और अपने मतलब विचारों को बदल रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन इनकी एंट्री होती है, उनकी लाइफ बदल जाती है एकदम से। क्या होता है, जहां पर भी महात्मा गांधी जी जाते थे, ये जो थे राजकुमार शुक्ला, ये उनके पीछे पीछे जाते थे, क्योंकि इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये बिहार के चंपारण जिले से बिलोंग करते थे। वहां पर क्या हो रहा था, अंग्रेजों ने वहां पर अपनी व्यवस्था बना रखी थी। वहां के जितने भी किसान थे चंपारण के, उनके ऊपर वो रूल कर रहे थे, ठीक है, उनको गुलाम बना के रखा हुआ था। किसानों को जो जमीन करने की हक नहीं था, किसानों के पास अपनी जमीन नहीं थी, उनको जबरदस्ती नील की खेती वहां पर करनी पड़ती थी, जिसका उनको कुछ भी नहीं मिलता था। और 63 यानी कि 63 टाइप के अजीब अजीब कर किसानों के ऊपर डाल रखे थे, यानी कि किसान बहुत ज्यादा मजबूर थे। तो किसानों को इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए, क्योंकि इन्होंने गांधी जी के चर्चे सुन रखे थे कि अफ्रीका में इन्होंने कैसे कैसे बदलाव किया, कैसे कैसे सत्याग्रह किया, ऊपर से इतने पहुंचे हुए वकील थे। तो इन्होंने सोचा राजकुमार शुक्ला ने कि महात्मा गांधी कुछ अब हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसलिए वो उनके पीछे पीछे रहते थे। महात्मा गांधी जी के सामने जब इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो महात्मा गांधी इन्हें टलाने की कोशिश करते थे कि हाँ मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे ऐसे टला देते। लेकिन जहां पर भी महात्मा गांधी जाते, एक बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किसी अधिवेशन के लिए कोलकाता गए हुए थे, सॉरी कोलकाता, हाँ
कानपुर गए हुए थे। तो कानपुर गए हुए थे तो राजकुमार शुक्ला कानपुर भी पहुंच गए और कहने लगे कानपुर से चंपारण ज्यादा दूर नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने इनको फिर कह दिया कि मैं आऊंगा, लेकिन प्रॉपर डेट नहीं दे रहे थे। तो फिर भी राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे। महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब इंडिगो जो है उनकी किताब, उसमें लिखा हुआ है, और साथ ही माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो किताब है, कि जो राजकुमार शुक्ला थे उनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, और वो बहुत ही जिद्दी आदमी थे और बहुत ही सीधे आदमी थे। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहा उनके पीछे पीछे, जहां पर भी वो जाते राजकुमार शुक्ला वहीं पर पहुंच जाते थे। कोलकाता जा रही है वे कांग्रेस के किसी अधिवेशन में, तो वहीं पर पहुंच जाते थे, अपनी प्रॉब्लम वहां पर लिखते थे। लेकिन फिर राजकुमार शुक्ला फाइनली जब महात्मा गांधी से मिले, उनसे फाइनली डेट ले ली कि आपको आना ही होगा चाहे कुछ भी हो, मैं आपका ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो नील की खेती से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम थी। अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते थे किसानों को, और उसका उनको कोई मुआवजा या फिर उनका कोई बेनिफिट किसानों को नहीं मिलता था, मतलब कि फ्री में नील की खेती करनी पड़ती थी। उस टाइम पर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अलावा केवल चंपारण में ही नील की खेती की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सोच रहे थे। तो 6 अप्रैल के आसपास का महात्मा गांधी जी ने टाइम दे दिया कि हाँ, मैं उस टाइम पे कानपुर अधिवेशन में जाऊंगा और तभी मैं बिहार आऊंगा, मुझे वहां से मतलब ले जाना। ठीक है, मैंने चंपारण नहीं देखा। और महात्मा गांधी जी का यह भी कहना है कि राजकुमार शुक्ला से मिलने से पहले मैं नील की खेती के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, साथ ही बिहार में कोई चंपारण है इसके बारे में मैं नहीं जानता था, और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं इसके बारे में भी नहीं जानता था। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मैंने लगाया हुआ है कि किसानों के हाथ बंधे हुए थे, जबरदस्ती नील की खेती करा रहे थे अंग्रेज। साथ ही ये तस्वीर देख रहे हैं, महात्मा गांधी जी है, राजकुमार शुक्ला है, साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है। अब देखिए, जब इन्होंने महात्मा गांधी ने ये फैसला किया कि हाँ चंपारण चलते हैं, तो जब वो कानपुर अधिवेशन में थे तो राजकुमार शुक्ला उनसे पहले कानपुर अधिवेशन पहुंच गए और उनको लेकर आए चंपारण। वहां पर एक यूनिवर्सिटी में उनका स्वागत किया गया बिहार की, और वहां पर इनको मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनकी वहां पर मतलब मिले, पहली बार इनसे मिले, और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो महात्मा गांधी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और जो चंपारण का सत्याग्रह था उसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया, काफी ज्यादा मतलब मदद की। ठीक है, ये तस्वीर देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने जो भी तस्वीरें लगा रहा हूं वो बिल्कुल ओरिजिनल है। इंटरनेट के ऊपर या फिर आप काफी सारी वीडियोस देखोगे, वहां पर आपको फेक मतलब उल्टी सीधी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उस टाइम पे उनकी एज यंग थी। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं ये वाली उनकी एज थी। काफी सारे जब उनकी मतलब 1947 के आसपास जो उनकी एज थी, जब वो मतलब उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए थे कि मैं अब एक केवल सूती धोती में गुजारा करूंगा, वो वाली तस्वीरें लगा देती है जिससे आपके माइंड में कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब वो चंपारण गए थे तब वो ये कपड़े पहनते थे, साथ ही एक पगड़ी भी पहनते थे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये उनका लुक था। नील की खेती से आपका डाउट आ रहा होगा कैसे होते हैं नील की खेती। देखिए, इस प्रकार की होती है नील की खेती। कुछ पौधे होते हैं, उनके ऊपर पत्ते होते हैं जिनको सुखाकर फिर ऐसे पीसा जाता है तो नील बनता है, ऐसा होता है। नील की खेती ऐसी होती थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए राजकुमार शुक्ला और ये किसानों की प्रॉब्लम, यानी कि किसानों के अंदर राजकुमार शुक्ला मसीहा थे उनके। लेकिन जो यार राजकुमार शुक्ला को आज वो मिलनी चाहिए थी, एक मतलब अजीब सी रेस्पेक्ट होती है ना, जो उन्होंने काम किया था, वो मेरे हिसाब से आज नहीं है, अब तक नहीं है। होनी चाहिए थी एक यार। तो ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, फाइनली महात्मा गांधी जी मान चुके थे कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, किसानों को उनका हक अब मुझे दिलाकर रहना है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसी टाइम की है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी शुरू कर दिया था कि अब तो किसानों की ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, किसी भी तरीके का किसानों को कर नहीं देना पड़ेगा, ना ही जबरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जाएगी। ये उस टाइम की यहाँ पर एक सभा हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, उस टाइम की ये तस्वीर है। और उस टाइम पर गांधी जी का लुक ये था, एक पगड़ी और बाकी के आप कपड़े देख रहे हैं। और चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी ने यह फैसला किया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि जो अंग्रेज हैं उनका प्रकोप जबरदस्त है इंडिया के अंदर, इनको निकालना है। तो उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए थे कि एक सूती धोती के अंदर मुझे अब अपना गुजारा करना है, हमेशा यही मुझे पहननी है। ठीक है, उन्होंने मतलब सहयोग करना छोड़ दिया था उसी टाइम से अंग्रेजों को, एक तरफ से अंग्रेजों को की चीजों का बाइकआउट बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। तो ये पूरा फंडा था। तो क्या हुआ, जब महात्मा गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह शुरू किया तो उनको
उस इलाके के कमिश्नर की परमिशन नहीं मिली। उन्होंने फिर भी सत्याग्रह शुरू किया, लेकिन उससे क्या हुआ, उसका एक्शन क्या हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जब उनको कोर्ट में, अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट के बाहर हजारों लाखों किसानों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आप ये देख सकते हैं उस टाइम की 1917 में कोर्ट के बाहर ये भीड़ हो गई थी। ठीक है, इस वजह से मजबूर होकर कोर्ट को भी, अदालत को भी इनको रिहा करना पड़ा महात्मा गांधी जी को, लेकिन इनको परमिशन फिर भी नहीं थी कि वो सत्याग्रह करें चंपारण के अंदर इस चीज को लेकर। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी नहीं माने, उन्होंने सत्याग्रह किया और उन्होंने मतलब एक फुल जिद के साथ पूरा धरना दे दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उनको किसानों का हक देना पड़ा। ठीक है, तो ये एक पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी द्वारा बिहार के अंदर चंपारण का 1917 में। इसके बाद इन्होंने खेड़ा आंदोलन भी किया था। इसके बाद इन्होंने एक और आंदोलन किया था, अहमदाबाद मील मजदूर, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं, ये देखिए तस्वीर, अहमदाबाद मील स्ट्राइक बाय महात्मा गांधी जी 1918 में जो मील मजदूर थे, मीलों में मजदूर काम कर रहे थे, अंग्रेजों की मीलों में काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी गांधी जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो हमारी मदद करें, और डेफिनेटली गांधी जी ने उनकी मदद की थी। सीन क्या था, 1918 में ही 1917 में एक प्लेग की बीमारी चली हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, एक तरीके का वायरस ही आप इसे समझ लीजिए, 1917 के आसपास चली हुई थी। उस टाइम पर मील जो मालिक थे वो मजदूरों को एक बोनस देते थे, प्लेग का बोनस देते थे। ठीक है, और लेकिन 1917 में देते, लेकिन 1918 में सभी मील मालिकों ने यह घोषणा कर दी कि अब मजदूरों को कोई भी प्लेग बोनस नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से सभी मील मजदूरों ने हड़ताल कर दी, और इसमें महात्मा गांधी जी ने उनका साथ दिया क्योंकि उनको हक दिलाना था ये। ठीक है, तो पूरी जबरदस्त स्ट्राइक हुई, और इसी अहमदाबाद मील स्ट्राइक के टाइम पर ही गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की, उन्होंने पहला अनशन किया था। यह क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब की थी, किस मूवमेंट के थ्रू की थी, अहमदाबाद मील मूवमेंट या फिर अहमदाबाद मील स्ट्राइक कह सकते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने ये भी सफल सत्याग्रह था, ये भी सफल आंदोलन था, जिसकी वजह से मील मालिकों को 35% प्लेग बोनस देने को राजी होना पड़ा, इन मील मजदूरों की मांग माननी पड़ी। ठीक है, तो ये भी एक सफल आंदोलन रहा था, याद रखना 1918 में अहमदाबाद मील स्ट्राइक। तो फिर सब कुछ चल रहा था, फिर ऐसे कैसे अब गांधी जी काफी पॉपुलर हो चुके थे, विदेशों में भी इनकी चर्चा होने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ, 1915 के आसपास, 1915 से लेकर 1947 तक भारत के अंदर एक क्रांतिकारी भावना पैदा हो गई थी। सब लोगों के अंदर, उधर भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, महात्मा गांधी थे, उधर हमारे जवाहरलाल नेहरू जो कि पॉलिटिकल मतलब हमारे नेता थे, तो एक भावना पैदा हो गई थी इस चीज को लेकर कि अब तो यार इंडिया को आजाद कराकर रहना है इन अंग्रेजों से। तो एक क्रांतिकारी चल गई थी। ठीक है, कहीं पर किसी चीज की मीटिंग हो रही है, सभा हो रही है आजादी के लिए, मतलब अब जुनून आ चुका था सभी लोगों के अंदर। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि ये तो क्रांतिकारी भावना शुरू हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में कुछ बड़ा बवाल खड़ा कर दे और हमें सच में ही भारत को छोड़कर जाना पड़ जाए। तो इस चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में रोलेट एक्ट जारी कर दिया 1919 में। ठीक है, अब ये था क्या, रोलेट एक्ट ऐसा था कि जो क्रांतिकारी भावनाएं उठ रही थी, जो लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, इन्होंने इस रोलेट रूल के थ्रू ये कहा गया, इसमें ये था कि किसी को भी, किसी भी इंसान को या फिर किसी को भी बिना मतलब कोई रीजन दे हुए गिरफ्तार कभी भी किया जा सकता था, और उसकी ना कोई कार्रवाई की जा सकती थी, ना कोई अदालत से अपील की जा सकती थी, ना कोई वहां पर वकील था, ना कोई दलील सुनी जाती थी, किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता था इस रोलेट एक्ट के थ्रू। ये इसलिए किया गया था क्योंकि सभी इंडियंस के अंदर क्रांतिकारी भावना जाग चुकी थी कि अब तो भारत को आजाद करा देना है। तो भारतीयों ने इसे काला कानून भी कहा था। काला कानून तो ये है ही, बिना किसी रीजन के किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लेना, तो ये पूरा था। इसे बिना वकील बिना दलील कानून भी कहा गया है, कितने ही सारे नाम दिया गया है। तो इसके अगेंस्ट 18 मार्च 1919 को गांधी जी ने एक और आंदोलन शुरू किया,
ठीक है, इसके रोलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने 18 मार्च 1919 को एक और आंदोलन सत्याग्रह शुरू कर दिया, ठीक है, कि इस रूल को वापस लो, ये एक काला कानून है। तो ये भी एक सत्याग्रह था जो कि सफल रहा, ठीक है, इन्होंने ये सफल आंदोलन किया था। नेक्स्ट है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं असहयोग्य आंदोलन। भारत के अंदर हुआ था। 1 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने असहयोग्य आंदोलन की घोषणा कर दी थी 1920 में। 1 अगस्त 1920 से लेकर और 1922 तक असहयोग्य आंदोलन चला, इसकी घोषणा कर दी थी। इसमें असहयोग्य आंदोलन में जो सबसे सफल चीज रही, जिसका सबसे ज्यादा लोगों ने पालन किया और जो अंग्रेजों के अगेंस्ट ज्यादा बेनिफिशियरी रहा, वो यह था कि अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करना। सब लोगों ने अंग्रेजों के थ्रू बनाए गए, अंग्रेजों के थ्रू फैक्ट्रियों से बने हुए कपड़े का बहिष्कार कर दिया, पहनना बंद कर दिया, और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा अंग्रेजों के ऊपर इस चीज का, ठीक है। तो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाई गई थी जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी सामने आई थी। लेकिन ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, असहयोग्य आंदोलन था, ये थोड़ा सा उल्टा पड़ गया था क्योंकि इसने हिंसा का रूप ले लिया था, ठीक है। बहुत ही दंगे फसाद होने लग गए थे। एक बार क्या हुआ, चोरा चोरी कांड के बारे में आप जानते होंगे। ऐसा हुआ कि गोरखपुर की एक जेल थी, थाने के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ ने, यानी कि जो इसे जारी कर रहे थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, बहुत बड़ी भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी यानी कि 22 पुलिसमैन शहीद हो गए या फिर मारे गए, ठीक है। इसी वजह से महात्मा गांधी को ये असहयोग्य आंदोलन वापस लेना पड़ा। जो ये कांड हुआ था, यानी कि ये चीज हुई थी, 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए थे, इसको चोरा चोरी कांड बोला जाता है। ये हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। तो ये 5 फरवरी 1922 को गांधी जी को इसी वजह से ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस लेनी पड़ी। इसकी वजह से गांधी जी को एक बार जेल में भी जाना पड़ा। नेक्स्ट है, पहली बार जेल में चंपारण के टाइम पर ही गए थे वो। नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या था, गांधी जी अपने 78 अनुयायियों यानी कि जो उनके प्रमोटर्स थे उनका साथ देते थे इस आंदोलन में, इन आंदोलन में, उनको लेकर उन्होंने एक पद यात्रा शुरू की, जो कि उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, गुजरात के गांव है दांडी तक ये यात्रा शुरू की, ठीक है, जहां पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ये क्यों शुरू किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस क्यों शुरू हुआ था? देखिए, जो अंग्रेज थे उनका कहना यह था कि नमक केवल भारत के अंदर हम ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। नमक के ऊपर उन्होंने एक एकाधिकार, ठीक है, एक ऐसा अधिकार जमा रखा था कि नमक कोई नहीं बना सकता, इंडियंस को नमक हमारे थ्रू ही खरीदना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो शुरू की, इन्होंने कहा कि नमक हम भी बना सकते हैं, और इन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ, सॉरी हिंदी है थोड़ी सी, और साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू की और दांडी, जो कि एक गांव पड़ता है गुजरात का, वहां पर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ये देखिए, ऐसे इन्होंने नमक बनाया था। इनके कुछ अनुयायी थे। कैसे होता था, जो समुद्र का किनारा होता था वहां पर ये बहुत, मतलब जैसे कि खेत नहीं होती अब, उनमें मेड़ बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बनाए। जब पानी की बहाव आता था तो जो नमक था समुद्र के पानी के साथ, वो उन गड्ढों में जमा हो जाता था, फिर पानी भाप बन के उड़ जाता था, फिर वहां पर नमक बनता था। तो ऐसे गांधी जी ने नमक प्रोड्यूस किया और यहां से ही सिविल डिसओबीडियंस शुरू हो जाता है और गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं। जो अंग्रेजों ने एक नमक कानून बना रखा था ना कि नमक पे केवल हमारे ही अधिकार है, तो ये नमक कानून तोड़ते हैं 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। यहीं से ही हमारा सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। इस चीज की वजह से, नमक कानून तोड़ने की वजह से गांधी जी को जेल हो गई थी। ये आप देख सकते हैं, गांधी जी को जेल हो गई थी नमक कानून तोड़ने के लिए। और इसके बाद जो सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन शुरू किया वो तैयब, ठीक है, एक नेता थे इनके साथ तैयब जी, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया था, उसका नेतृत्व किया था आंदोलन का। तो ये था हमारा सिविल डिसओबीडियंस 1930 में जो हुआ था। इसके बाद हमारा आता है एक गांधी इरविन पैक्ट, जिसे हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में हुआ था। इसमें क्या था, गांधी और इरविन के बीच में दिल्ली के अंदर एक समझौता हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता था। जो गांधी जी ने ये नमक कानून तोड़ा था कि नमक हम भी बना सकते हैं, तो इरविन ने गांधी जी के साथ ये समझौता किया था इसी चीज को लेकर, ठीक है। और इसी समझौते के बाद गांधी जी
गांधी जी से मांग की गई कि वो सिविल डिसोबीडेंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले ले। इनसे यानी कि स्वीकृति मांगी गई, इनसे रिक्वेस्ट की गई और इसी वजह से सिविल गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही गांधी जी राजी हो गए थे। उन्होंने सिविल डिसोबीडेंस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था और इस नमक कानून को भी छोड़ दिया था। तो यह था हमारा सिविल डिसोबीडेंस, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट मूवमेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इससे रिलेटेड करो या मरो, क्योंकि इसी के अंदर पहली बार महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। बहुत ही पावरफुल था, ठीक है। इसी आंदोलन की वजह से यह समझ लीजिए कि आज अंग्रेज भारत से बाहर है, भारत छोड़ के चले गए थे, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो फ्रेंड्स ये तस्वीर उसी टाइम की है, हाँ क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम की है। तो जो इसके में था, गांधी जी ने ठान लिया था और गांधी जी के मतलब जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ठान लिया था कि अब तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने ये मूवमेंट जगह जगह नारे लगने स्टार्ट हो गए थे, भारत छोड़ो अंग्रेजों, इस तरीके के नारे लगने शुरू हो गए थे, ठीक है। और उसी वजह से फैसला किया, भारत के अंदर कैबिनेट मिशन वगैरह आया ब्रिटिश से, जहां पर 3 लोग आए थे। उन्होंने तय किया था कि भारत को अलग संविधान दिया जाए, इसका कोई प्रॉपर संविधान नहीं है। तो वो सभी पंगा मैं आपको किसी दिन जब एक प्रॉपर हिस्ट्री का सेक्शन लेकर आऊंगा ना, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, उसमें कवर करा दूंगा। आज हम 2 अक्टूबर है, इसलिए गांधी युग, गांधी ईरा के बारे में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडेंस महात्मा गांधी ने शुरू किया था और इसी में पहली बार महात्मा गांधी ने स्वराज का भी कहा था कि 1 साल के अंदर स्वराज हम लेकर रहेंगे, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा यहीं पर की थी और साथ ही करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, जो कि 9 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। यह भी काफी मतलब इफेक्टिव रहा था, अंग्रेजों के लिए इफेक्टिव रहा था। तो उसके बाद जब नारा दिया गया, तो उसके बाद बीच का और काफी सारा सेक्शन आता है, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं और भी काफी सारे पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि वो जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, वो सभी प्रोसेस में थे कैबिनेट मिशन के साथ संविधान को एक रूप देने के लिए। साथ ही हमारे भीमराव अंबेडकर, वो साइड में, यानी कि ये तय हो चुका था कि भारत का एक अलग संविधान बनाए। और उसी के साथ साथ 1940 में मुस्लिम लीग ने भी ये प्रस्ताव रख दिया था कि हमें भी एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान की मांग उन्होंने उस टाइम पे रख दी थी, मोहम्मद जिन्ना ने। तो ये पूरा प्रोसेस चला हुआ था, उधर संविधान के ऊपर काम चला हुआ था कि संविधान बनाया जाए। 1947 में प्रॉपर बन चुका था, 1950 में लागू हो चुका था फाइनली 26 जनवरी को। तो वो तो मैं आपको अलग किसी दिन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कुछ इतनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट नहीं आती, वैसे तो कोई भी इंपॉर्टेंट आंदोलन नहीं आता। अगर थोड़ा डीप जाएंगे तो गांधी जी की लाइफ के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगे। लेकिन जब संविधान के ऊपर काम चल रहा था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो मैंने आपको अभी बताया, वो इस बीच 1942 से लेकर 1948-47 के बीच महात्मा गांधी जी से सलाह लेते रहते थे, ठीक है, कि कैसे कैसे हमें करना चाहिए, कि मोहम्मद जिन्ना अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। साथ ही इसी बीच जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी है, उन्होंने हरिजनों के लिए अलग मताधिकार की मांग भी की थी कि हरिजनों को अलग किया जाए, हमारा मताधिकार अलग होगा, हमारा भी नेता अलग होगा। उसी टाइम पे पूना पैक्ट जो हुआ था, महात्मा गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर को समझाया था कि यहां तो तुम खुद ही भारत को अलग कर रहे हो। तो ये बात भीमराव अंबेडकर समझ गए थे उस टाइम, तो इसीलिए एक ही मत है भारत के अंदर। तो ये सभी चीजें इस बीच हुई थी। 30 जनवरी 1948 का दिन था। दिल्ली के अंदर एक ये नाथूराम गोडसे, इन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। तो यहां पर महात्मा गांधी की फाइनली डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के अंदर। नाथूराम गोडसे, न्यूज़पेपर ये रहा, उनकी तस्वीर ये रही, और ये वो है नाथूराम गोडसे, जिन्हों को फिर नवंबर 1949 में अंबाला में, पंजाब में पड़ता था जब, ठीक है, अंबाला में फांसी की सजा दे दी गई थी नाथूराम गोडसे को। इनका रीजन क्या था गोली मारने का? इनका मानना ये था, पहले तो नाथूराम गोडसे एक एडवोकेट था ये, ठीक है। इनका मानना यह था कि गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि फेवर कर रहे हैं कि
मुस्लिमों को कि वो अलग राष्ट्र बनाए, अलग राष्ट्र की जो मांग कर रहे थे उसमें गांधी जी फेवर कर रहे उनका, इनका मानना ये था नथुराम गोडसे का। इसी चीज को लेकर इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 में। लेकिन फिर अगले साल ही 1949 नवंबर में, शायद 14 नवंबर 1949 में नथुराम गोडसे को अंबाला में फांसी की सजा दी गई थी फाइनली। ठीक है, तो ये पूरा हमारा गांधी ईरा था, गांधी युग, जिसमें इनके कुछ सफल आंदोलन थे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स यही था हमारा गांधी युग, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए हो। फ्रेंड्स जीएस की टेंशन छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरी गारंटी है आपकी जीएस ऐसी करा दूंगा कि जिंदगी में आप जीएस को तो भूलने से रहे। तो आज के इस लेक्चर में यही था, गांधी ईरा हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेकर आएंगे हिस्ट्री को ही कवर करेंगे, या फिर ज्योग्राफी का एक या दो दिन छोड़ के मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं इंटरेस्टिंग यूनिक मेथड के साथ। साथ ही हमारा द करंट अफेयर शो एवरी संडे शाम 5 बजे चल ही रहा, परसों आपके लिए आ जाएगा। तो वेट करिए और जबरदस्त तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करोगे और एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेकर रहोगे। चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, गवर्नमेंट जॉब अपडेट से लेकर एग्जाम स्ट्रेटजी से लेकर प्रिपरेशन की वीडियोस, लेक्चर्स की वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।